ताइवान न्यूज में क्यों है? Recently, USA Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. After that, tensions between USA and China has been increased. बोल सकता मैं? ये अपने को ऐसा लग रहा कि अभी स्पीकर ने विजिट किया तो टेंशन बढ़ा, बट एक्चुअली टेंशन यहाँ से नहीं बढ़ा. टेंशन बहुत पहले से बढ़ रहा था, अब पीक पे आ गए. उसका कहीं ना कहीं कारण है रशिया यूक्रेन वॉर. रशिया यूक्रेन वॉर. पहले अपन ये देख लेते, अपना हाईलाइट ले लेते हम कि ताइवान है क्या. व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ताइवान. ताइवान जो है चाइना से ताइवान स्ट्रेट जाता बीच में से, ऐसा सेपरेट करता है. जैसे श्रीलंका और इंडिया बीच में से सेपरेट होते, वैसे ही चाइना और ताइवान दोनों सेपरेट होते, स्ट्रेट पास होता. ठीक है. अब चाइना जो है 1949 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, चाइनीज रिवॉल्यूशन, ताइवान पार्ट तो बन गया चाइना का, लेकिन आज भी इंटीग्रल पार्ट नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए था. जैसा हांगकांग की सिचुएशन है वैसी ताइवान की सिचुएशन. बोल सकता मैं, हांगकांग भी चाइना के अंडर कंसिडर किया जाता, बट हांगकांग इज सेल्फ रूल्ड स्टेट. बोल सकता वैसे ही ताइवान भी सेल्फ रूल्ड स्टेट या नेशन. ठीक है. ताइवान अपने आप को डीजोर स्टेटस देता. डीजोर यानी क्या होता है? लीगल स्टेटस, कि भाई मैं मेरा सॉवरन कंट्री हूं. उसको ताइवान खुद अपने आप को क्या कंसिडर करता है? सॉवरन कंट्री. बाकी देश भी कंसिडर करते हैं. देखो, इंटरनेशनल लॉ में कोई भी कंट्री को सॉवरेनिटी का स्टेटस देने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, उसको सॉवरन स्टेटस चाहिए, मतलब वो एक देश है कि सबने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो उसको फॉर्मली इट शुड बी रिकॉग्नाइज बाय अदर कंट्रीज, तभी जाके उसको एक सॉवरन कंट्री का एक स्टेटस मिलता. ताइवान की अगर मैं रिगार्डिंग में बात करूं तो उसको 15 से 21 के बीच में कोई कंट्रीज है, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया. पहले 15 थे, अब वो 21 तक के पहुंच गए जिन्होंने ताइवान को एज अ नेशन सॉवरन कंट्री रिकॉग्नाइज किया है. ठीक है. ताइवान का जो है इतने टेंशन बढ़ क्यों गए? एक्चुअली ये हुआ 2016 से. 2016 में ताइवान में नई गवर्नमेंट आ गई. वो गवर्नमेंट वन चाइना प्रिंसिपल के अगेंस्ट में. अब वन चाइना प्रिंसिपल क्या है और वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी यानी ये होता कि मतलब चाइना में ऑलरेडी जो चाइना है, अभी चाइना को जो कंट्री है उसको डिस्टर्ब मत करो, उसके इंटरनल इश्यूज वही हैंडल करेगा, वो एक चाइना है बस, ऐसा कंट्री. और वन चाइना प्रिंसिपल यानी क्या होगा? ताइवान, हांगकांग भी चाइना का पार्ट है, उसको बोलते हैं वन चाइना प्रिंसिपल. चाइना कौन सा फॉलो करता? वन चाइना प्रिंसिपल. ठीक है. अब जो 2016 में ताइवान में जो नई गवर्नमेंट आई, इट इज अगेंस्ट वन चाइना प्रिंसिपल. तो ताइवान की जो नई गवर्नमेंट है उसने हर टाइम पे ऐसे ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स ली. बार बार वो ऐसा लग रहा था कि भाई मेनलैंड चाइना और उसका इंटरेस्ट अलग है. उसने कुछ ऐसे कंट्रीज के साथ में अपना टाई इंक्रीज करी जो कंट्री मेनलैंड चाइना के अगेंस्ट में है, जो मेनलैंड चाइना से राइवल है, जैसे कि यूएसए. यूएसए के साथ में ताइवान के रिलेशंस काफी अच्छे हैं. उसके बाद में इंडिया के साथ में ताइवान के रिलेशंस काफी अच्छे. यूरोप के साथ में ताइवान के रिलेशन काफी अच्छे. तो ये चाइना को अच्छा नहीं लगा. चाइना को ऐसा लगा कि जब वो हमारा ही पार्ट है और वो हमारे ही अगेंस्ट में काम कर रहा. देखो, जब चाइना ने अपने फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस पे से फ्लाई किया था 2021 में, ये असर्ट करने के लिए कि ये हमारा पार्ट है, हम चाहे जो करना है हम कर सकते. तो इसको अपोज किसने किया? ताइवान ने. ताइवान ने बोला भाई यू आर एनक्रोचिंग अवर सॉवरन राइट्स, यू आर एनक्रोचिंग अवर सेल्फ रूल्ड राइट्स. बोल सकते. यहां से टेंशन बढ़ गया. समझ में आया यहां तक के? फिर 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर. 2022 फिर आया रशिया यूक्रेन वॉर. रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ? चाइना ने किसको सपोर्ट दिया? डायरेक्ट नहीं दिया, ऑफिशियल सपोर्ट नहीं दिया, बट इनडायरेक्टली उसके इंडिकेटिव सपोर्ट किसके साथ में था? रशिया के साथ में. जबकि ताइवान के अलाय कौन है? यूएसए. यहाँ आ गया वापस से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अपोजिट में आ गया. वापस से ताइवान और चाइना के रिलेशन हीट हो गए. टेंशन और बढ़ गया क्योंकि ताइवान कुछ अलग सपोर्ट कर रहा है, चाइना कुछ अलग सपोर्ट कर रहा है. दोनों अपोजिट में आ गए. दोनों की थिंकिंग अपोजिट में आ गई, दोनों की आइडियोलॉजी अपोजिट में आ गई. चाइना है कम्युनिस्ट और ताइवान कर रहा कैपिटलिस्ट कंट्रीज को सपोर्ट. बराबर है या नहीं है?
अपोजिट में आ गए यहाँ। फिर उसके बाद में अगला जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, यूएस स्पीकर ने जब विजिट करी ताइवान में, वहां से टेंशन और कई ज्यादा स्पाइक हो गया। ये वही सिमिलर है जैसे कि अगर मतलब नॉर्थ ईस्ट में जब जापान प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, मालूम है आपको, नॉर्थ ईस्ट में जापान प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, ऐसे ही टेंशन बढ़ गए थे। नॉर्थ ईस्ट में जब जापान ने इन्वेस्टमेंट चालू किया था, ऐसे ही टेंशन इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ गए थे, बराबर है। वैसे ही इंडिया के होम मिनिस्टर ने विजिट किया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अगर कभी विजिट किया तो ऐसे ही इशू हो जाते। वो बोलते कि आप विजिट मत करो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश स्पेशली, बराबर है। वैसे ही यहां पर हुआ, अगर आप देखोगे सिमेट्री, अगर आप मैच करोगे, वैसे ही अभी कहा हुआ ताइवान में। आफ्टर यूएस स्पीकर विजिटेड ताइवान, टेंशंस हैज बीन इंक्रीज्ड। बोल सकता मैं? क्लैरिटी आ रही है आपको? इसे तो चाहता ही है, चाहता ही नहीं चाहता। टेंशन डिस्टर्ब कर रहा, वो चाइना को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता। यूएसए का मेन इंटेंशन क्या है? टू डिस्ट्रैक्ट चाइना फ्रॉम देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाथ। स्टैंड ताइवान को लेके क्या है? इंडिया का स्टैंड ताइवान को लेके वन चाइना पॉलिसी। इंडिया आज भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो कर रहा। इनफैक्ट अगर अपन इंडिया का देखेंगे, इंडिया का देखेंगे चाइना को इंटीग्रेटेड रखने के लिए, तो इंडिया ने पहले से हमेशा सपोर्ट किया। चाइना जब 1949 रिवॉल्यूशन के बाद में जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था, जब चाइना ने सॉवरन स्टेटस की मांग की थी, चाइना ने अपने आप को देश घोषित करने की मांग की थी, तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट चाइना, बराबर है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट चाइना एज अ नेशन। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई थी, तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट चाइना एज अ परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया ने चाइना को हमेशा सपोर्ट किया। इंडिया ने हमेशा पहले यही सोचा था कि चाइना अपने एशिया का पार्ट है, तो वो आगे निकलना चाहिए। चाइना, अगर चाइना आगे बढ़ेगा तो दूसरे भी स्टेट्स को, दूसरे भी कंट्रीज को फर्क पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज पे गुड इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि वैसे भी वेस्टर्न डोमिनेंसी है पूरे सब जगह पर। अगर एशियन कंट्री आगे बढ़ेगी तो उससे पूरे एशिया का फायदा होगा, एशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा बढ़ के। ये इस लॉजिक से इंडिया चाइना को सपोर्ट कर रहा था, बराबर है। अब इंडिया चाइना को सपोर्ट कर रहा वन चाइना पॉलिसी में, इंडिया चाइना को सपोर्ट कर रहा इंटीग्रेटेड रखने के लिए चाइना को, तो इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि भाई चाइना भी इंडिया को सपोर्ट करे। और चाइना ने वैसा किया क्या? चाइना ने कभी उस चीज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जा रहा, उसने रिस्पेक्ट किया कि इंडिया के सॉवरेनिटी को? नॉर्थ ईस्ट में आज भी इश्यूज हो ही रहे, एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करता चाइना। मतलब जो इंडिया ने चाइना को सपोर्ट किया, कि चाइना ने इंडिया को सपोर्ट किया? नहीं किया। फिर भी इंडिया ने चाइना का हमेशा वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट किया। हम ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के रिलेशन देखें, तो ताइवान के साथ में अपने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ताइवान के साथ में इंडिया के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी रिसेंटली इंडिया ने एक डिप्लोमेट वहां पर एनवॉय अपॉइंट किया है। कहां पर? टैपी में। जो टैपी किसकी कैपिटल है? ताइवान की। वहां पर इंडिया ने डिप्लोमेट एक एनवॉय अपॉइंट किया है। स्पेशली कब? जब एलएसी का डिस्प्यूट हुआ था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्री मालूम है, गलवान वैली वाला इशू। देखो, इंडिया और ताइवान के रिलेशन कब से बढ़े? इंडिया और ताइवान के रिलेशन जब से बढ़े जब से गलवान वैली इशू हुआ। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो था ताइवान का, उसकी जब डेथ हुई, उसके बाद में इंडिया ने उसको बोला मिस्टर डेमोक्रेसी। जहां डेमोक्रेसी की बात आई वहां चाइना के कान खड़े हो जाते। भाई डेमोक्रेसी के उल्टे सीधे शब्द में गड़बड़ हो जाती। चाइना इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। जैसे ही ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट की डेथ हुई और इंडिया ने उसको मिस्टर डेमोक्रेसी बोला, चाइना को वो बात चुप गई। उसके बाद से और भी ज्यादा रिलेशंस डेटोरेट हो गए। अरे भाई, इंडिया का स्टैंड है, जब तू हमारे वन इंडिया पॉलिसी को रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? डू यू रिस्पेक्टिंग वन इंडिया पॉलिसी? वो कर रहा वन इंडिया पॉलिसी को रिस्पेक्ट। पीओके में वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दिया, उसने इंडिया को पूछा? आज भी नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं करता। जापान का प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में आता तो ऑब्जेक्शन लेता। इंडिया का खुद का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में जाता तो ऑब्जेक्शन लेता। और जो इंडिया का मोस्ट डिस्प्यूटेड पार्ट है कश्मीर, जो मोस्ट इंडिया का कंटेस्टिंग पार्ट है कश्मीर, जो एथिकली
लीगली इंडिया का पार्ट है कश्मीर, वहां पर तू पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बात गलत है या नहीं है? इसीलिए फिर उसके अगेंस्ट में इंडिया को स्ट्रेटेजिक एक्शंस लेने पड़ेंगे। फिर उसी के अगेंस्ट में इंडिया ने फिर ताइवान के साथ में रिलेशंस बढ़ा डाला, स्पेशली आफ्टर गलवान वैली क्लैशेस। बराबर है? जब इंडिया को लग रहा है जब तुम में हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे वन इंडिया पॉलिसी, तो हम क्यों चाइना की वन चाइना पॉलिसी की रिस्पेक्ट करेंगे? जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। आम के झाड़ का बीज लगाओगे और केला निकलेगा क्या उसमें? आम का झाड़ का बीज लगाओगे तो आम ही निकलेगा, केला तो नहीं निकलेगा। अब तुम रिलेशन खराब करोगे, हम रिलेशन अच्छे कैसे करेंगे? क्लैरिटी है। और ताइवान अभी समझ लो दूसरा यूक्रेन है। देखो एक बात याद रखो, मेरे नजरिए से मैं हमेशा आपको बताता क्लास में, ताइवान जो है अब दूसरा यूक्रेन बनने की राह पे है। कैसे? ये हमने चाइना का एंगल डिस्कस करें, अगर हम यूएसए का एंगल डिस्कस करें, यूएसए ने यूक्रेन को क्या बोला था? तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब वो आगे बढ़ गए पीछे दिखाई नहीं। यूरोप ने और यूएसए ने यूक्रेन को वादा किए थे कि हम तेरे साथ में रहेंगे, तू लड़। जब लड़ने का तो था नहीं। हाँ, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल आर्मी का सपोर्ट कर रहे क्या? नहीं कर रहे। अब उनका स्टैंड है कि तुम नाटो का मेंबर नहीं हो, इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते फिजिकली। जब सपोर्ट नहीं कर सकते पहले तो लड़ाया क्यों? पहले मेंबर बनाता था, बाद में लड़ाना था। तुमने बेचारे को बलि का बकरा बना था। आज यूक्रेन कितना पीछे चले गया? रशिया तो गई, रशिया को तो डालना ही था पीछे, लेकिन अपने अलाय को भी पीछे कर दिया ना उसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। इंटरनेशनल सेल्फिश पॉलिटिक्स हो गई है, अनएथिकल पॉलिटिक्स हो गई है। देखो यूएसए का अगर फंडा देखे आप, यूएसए हमेशा मैंने बताया डबल स्टैंडर्ड है। यूएसए हैज डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी। यूएसए दोनों तबलों पे हाथ रखता है। यूएसए का कुछ भरोसा नहीं है, जहां फायदा रहेगा वहां पलट जाएगा। अगर आप हिस्टोरिकली यूएसए को देखो, अलकायदा का बायोलॉजिकल फाइटर कौन है? यूएसए। अलकायदा को खड़े किसने किया था? ओसामा बिन लादेन को खड़े किसने किया था? यूएसए ने। इनडायरेक्टली उसने आर्म्स एंड एम्यूनिशन सपोर्ट किया था किसको? काई के लिए? अफगानिस्तान के अगेंस्ट में, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, क्योंकि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था अफगानिस्तान में। उसके अगेंस्ट में इसने एक्सट्रीमिस्ट विंग खड़े कर दिया यूएसए ने। और बाद में जब रशिया अफगानिस्तान से चले गए, जब इसका डोमिनेंस बढ़ रहा, इसने अलकायदा को हटा डाला रास्ते से। मतलब समझ रहा आपको, जब जहां उसका इंटरेस्ट रहा वहां तब वो पलट जाता। क्या वैसे ही यूक्रेन में गया, उसने यूक्रेन को आगे बढ़ा दिया और पीछे हट गया। उसने रशिया को और यूक्रेन को लड़ा डाला। उसको मालूम था कि रशिया कोबरा सांप है, उसको धक्का मारा तो वो सीधा आंख पे आता। तो और उसको छेड़ने का काम किसने किया? रशिया को। यूएसए ने। मैं बोल सकता, अरे भाई तुम कोई कंट्री के आजू बाजू मिसाइल लगा दोगे, कोई कंट्री देखते रहेंगे क्या? तो न्यूक्लियर बम उसके पूरे आजू बाजू लगा दे रहे हैं, वो देखते रहेंगे क्या? आपके घर के बाहर आके कोई ऐसा देखते आपको खड़ा हो जाएगा, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा? मैं बोल सकता, गंदा लगेगा, गंदी फीलिंग आएगी यार, ये क्या बंदा, अजीब बंदा है। तुम यूक्रेन, फिनलैंड, स्लोवेनिया, यूथेनेशिया, एक तो तुमने उसको तोड़ दिया, उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके। एक तो तुमने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया तो तोड़ दिया। अब तुम वो बॉर्डर्स को अपने पार्ट में ले लिए, अपने ग्रुप्स में ले लिए तो ले लिए, तुम वहां न्यूक्लियर बम भी लगा दे रहे हो वहां पे। तो रशिया देखेगा क्या? कल जाके तुमने अगर अटैक कर दिए तो फिर रशिया डिफेंस में क्या करेगा? फिर वो तो डिफेंसिव एक्शन लेगा। रशिया ने क्या बोला था? तो यूक्रेन को अपने नेटो ग्रुप में मत लो। क्यों? नेटो ग्रुप बहुत एथिकली अच्छा ग्रुप है क्या? नेटो ग्रुप का इंटेंशन क्या है? नेटो ग्रुप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ था। नेटो ग्रुप डिफेंसिव ग्रुप है, बराबर है? नेटो ग्रुप वॉर करने वाला ग्रुप है। नेटो ग्रुप कुछ आईएमएफ के जैसा, डब्ल्यूटीओ के जैसा डेवलपमेंट वाला ग्रुप है ये? कुछ वॉरफेयर पॉलिटिक्स के लिए बनाया हुआ है वो। तो वो कैसा सपोर्ट करेगा? अगर कल जाके पाकिस्तान को नाटो का मेंबर बनाएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे? हम अगेंस्ट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि नाटो के अगर एक कंट्री पे कोई इश्यू आता तो सबके सब कंट्री एक साथ अटैक करेंगे। रशिया जो नाटो का मेंबर बन जाता, उनको अधिकार है कि नाटो कंट्रीज में जितने भी कंट्रीज है, जैसा ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसए की सब जो कंट्री है, उनको अपने ट्रूप्स रखने का अधिकार है, ट्रूप्स मोबिलाइज करने का अधिकार है। तो कल जाके यूएसए यूक्रेन में अपने ट्रूप्स रख पाएगा?
तो वो रशिया के अगेंस्ट में है या नहीं है? तो वो कैसे सपोर्ट करेगा? कर ही नहीं सकता सपोर्ट। और ये यूएसए को मालूम था कि रशिया इसके अपोजिट में जाएगा, फिर भी उसने किया। उसने मेंबर तो बनाया नहीं, बस बार बार यही बोला था मैं मेंबर बना रहा, मैं मेंबर बना रहा, सिर्फ उचका रहा था उसको। मेंबर बनाया लेकिन आखिर तक के अभी भी बनाया नहीं, सिर्फ बोल ही रहा, बनाता बनाता मेंबर तो बनाया नहीं उसने यूक्रेन को अभी तक। यूक्रेन खुद बोल रहा मेरे को अभी तक तो बनाया मेंबर बनाया ही नहीं तुमने, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे ऊपर से। बोल सकता मैं लॉलीपॉप पॉलिटिक्स, मतलब वो सिर्फ उसको दिखा रहे। उन्होंने यूक्रेन का यूज किया रशिया को वॉर में उतारने के लिए, क्योंकि रशिया डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा पेज पे आ गया था अभी बीच में। रशिया एक कंटेस्टिंग पावर है यूएसए को, और यूएसए क्या चाहता है कि वर्ल्ड यूनिपोलर रहे। यूएसए नहीं चाहता कि वर्ल्ड बाइपोलर बने, जो 1991 के पहले था। 1991 के पहले क्या था? यूएसएसआर था। तो उसको जब बाइपोलर था, जब यूएसएसआर वर्सेस यूएसए चलते थे, उसने क्या किया? यूएसएसआर को तोड़ दिया, सोवियत यूनियन को पूरा तोड़ दिया, छोटे छोटे पावर में कर दिया। उसका ब्रेक अवे होने की वजह से आज यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। और अब वापस से वो नहीं चाहता कि रशिया कभी ऊपर आके उसको कॉन्टेस्ट करे, उसका राइवल कंट्री बने, चाइना उसके राइवल में आए, वो नहीं चाहता। इसलिए उसने क्या किया? यूक्रेन का फायदा उठा के रशिया को वॉर में उतार दिया। आज रशिया की पोजीशन क्या है? रशिया पूरा डिटरेट हो गया वॉर में उतर के। उसने मालूम है यूक्रेन को क्या बोला कि तू सिर्फ वॉर चलने दे, तेरे को वॉर जीतना नहीं है, सिर्फ वॉर करना है। देखो रशिया की डिमांड क्या थी कि सिर्फ यूक्रेन को बोला तुम नेटो मेंबर मत बनो, ये फॉर्मली एक्सेप्ट कर लो कि वी आर नॉट बिकमिंग अ नेटो मेंबर, बराबर है, उसने सिर्फ ये बोला। लेकिन यूक्रेन ने एक्सेप्ट किया कि यूक्रेन की गलती नहीं है, उसको दूसरे कंट्रीज जो है उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने के, उन्होंने क्या बोला, नहीं हम इसको तो बना के रहेंगे, हम इसको तो बना के रहेंगे, और छेड़ रहे हैं। अगर आप गुस्से में हो और आपको और कुछ छेड़ा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? उसने अभी तक उसको मेंबर भी नहीं बनाया। आज 6 महीना हो गया यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा। यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा? आर्म्स एंड एम्यूनिशन से वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली लेड बाय यूएसए। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वॉर खत्म ना हो और रशिया पीछे पीछे जाते जाए, इकोनॉमिकली मिलिट्रीली वो डिटरेट होते जाए, बराबर है। और आज वो डिटरेट हो गया, 20-25 साल पीछे चले गए आज रशिया। अब वो यूएसए को चैलेंज कर पाएगा क्या? फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। बस उसको यही चाहिए था, उसको वॉर जीतना नहीं है। यूएसए को ये वॉर यूक्रेन जीते उसकी ये अपेक्षा नहीं है, बस उसकी ये अपेक्षा है कि वॉर में रशिया को उलझा के रखे और उसकी पावर उसको डिटरेट करते रहे, उसका इकोनॉमिक पावर को भी खत्म करते रहे, धीरे 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 कम करते रहे, और मिलिट्री पावर को भी उसके कम करते रहे, उसके मिसाइल्स, आर्म्स, एम्यूनिशन को डिस्ट्रॉय करते रहे। ये वो चाहता, ताकि फ्यूचर में वो सोचे भी ना। अगर कोई दो आदमी के झगड़े हुए, बहुत एग्रेसिव है, लड़ाई में उसका पैर टूट गया, वापस से वो जल्दी लड़ेगा क्या? उसका पैर नहीं लड़ेगा, वो 10 बार सोचेगा लड़ने के पहले, और वो पीछे हो जाएंगे, शांति की जिंदगी जिएंगे। ये यूएसए चाहता, समझ में आया? क्लैरिटी आ गई अभी? यही पॉलिटिक्स अब ताइवान पे हो रही, यही पॉलिटिक्स अब कहां हो रही? जो रशिया यूक्रेन में यूएसए ने पॉलिटिक्स किया था, आज वही पॉलिटिक्स वो कहां करना? चाइना ताइवान के इशू में। सिमिलरली जैसे उसने यूक्रेन को बोला था नेटो का मेंबर बना था, जिस चीज से रशिया चिढ़ता उसने वो चीज बोला था, वैसे ही वो ताइवान में कर रहा, अपने स्पीकर को विजिट करने लगा है, डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर देने लगा रहा वहां पे। उसको मालूम है चाइना हेट डेमोक्रेसी, चाइना को डेमोक्रेसी के नाम का वर्ड जो है उससे भी एलर्जी है चाइना को, और उसने वही चीज कर रहा वहां पे, भड़का रहा चाइना को। क्या स्टेटमेंट क्या दिया यूएसए ने कि अगर ताइवान और चाइना की अगर डिस्प्यूट होता, अगर चाइना और ताइवान का वॉर होता फ्यूचर में, तो वी विल सपोर्ट ताइवान विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन। जो यूक्रेन में कर रहा था वही उसने ताइवान में बोल दिया, मतलब वो वही चाह रहा। जैसा रशिया पीछे आ गया, वो चाहता चाइना भी पीछे आ जाए। उसको उसने यहाँ मॉडल लगाया तो उसका सक्सेसफुल हो गया, अब उसको लग रहा है यहाँ पर भी बैठा हो, इसको कैसे भी करके वो चाइना की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना चाहता। उसको मालूम है अगर ताइवान और चाइना की लड़ाई हुई तो वैसे ही हम ताइवान को भले ताइवान जीते ना जीते, बट उसको सस्टेन तो हम करते रहेंगे। यूएसए का ताइवान के ऊपर एक लॉ भी है, ताइवान रिलेशन एक्ट 1979। उसके तहत यूएसए बोलता वी आर बाउंड टू सपोर्ट ताइवान। मतलब उसने ऐसा लॉ बना दिया, ये अजीब लॉ है
दूसरे कंट्री के ऊपर लॉ बना रहा है और खुद ही बोलता मैं सपोर्ट करूंगा। चाइना बोलता है हमारे लोग किस पे भी लॉ बना लेंगे और बोलेंगे भाई वी आर बाउंड टू सपोर्ट। ऐसा चलता है। इसी के तहत हम ताइवान को आर्म्स एंड एम्यूनेशन से सपोर्ट करेंगे अगर कल जाके फ्यूचर में चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो। और इधर से वो ऐसी परिस्थिति ला रहा कि चाइना ताइवान पे अटैक कर दे और ये उसको सपोर्ट कर दे, वो ऐसी परिस्थिति ला रहा। क्यों कर रहा हो? क्योंकि ऑलरेडी वो चाइना उसके टारगेट पे, चाइना को वो कंटेन करना चाहता। साउथ चाइना सी पे ऑलरेडी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा। देखो कभी भी लाइफ में एक बात याद रखना, अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे देखोगे, अगर आपके कोई इंसान के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, कोई इंसान आपको दूर से घेटे खा रहा, कोई इंसान घेटे खा रहा बोल सकते हैं, कोई इंसान आपको दूर से चिढ़ा रहा, कोई इंसान ऐसी बातें कर रहा कि वो आपको पसंद नहीं आ रही पर वो आपसे लड़ भी नहीं रहा, पॉलिटिक्स खेल रहा, जियो पॉलिटिक्स, वो आपसे लड़ भी नहीं रहा, आपको लगेगा यार इसको तो सबक सिखाना है। अगर उसकी दूसरे के साथ भी लड़ाई होगी तो आप वो लड़ाई में घुस जाओगे और ये गलत है, मारो इसको वो आपको मुद्दा भी नहीं मालूम रहेगा कि हुआ क्या है भाई, दोनों में हुआ क्या है। आपको बाद में पूछेंगे लड़ाई क्या हमने, मेरे को मालूम नहीं था भाई क्या है, बस मैं घुस गया। समझ में आ रहा? सही बात है। आप मौका देखोगे उससे लड़ने का। क्या मैं बोलता है ये यूएसए चाइना के साथ में करने की कोशिश कर रहा, यूएसए चाइना के साथ में लड़ने की कोशिश कर रहा। यूएसए डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहता, ताइवान के थ्रू लड़ना चाहता। अपने खुद के लोग मरे भी ना और वो मर भी गया, एक तीर से दो निशाने करना चाह रहा वो। मतलब अपने लोग मरे भी ना, अपना कैजुअलिटीज हो भी ना और चाइना भी पीछे चले जाए। ताइवान से अच्छा मौका क्या है? नाउ ताइवान इज एक्टिंग एज अपॉर्चुनिटी फॉर यूएसए टू कंटेन चाइना, बोल सकता मैं, क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा था। चाइना को मालूम भी है यूएसए इंटेंशनली ताइवान में इंटरफेयर कर रहा, लेकिन चाइना करेगा क्या? तो उसका दो ऑप्शन है, एक तो उसको रिएक्ट करना है, नहीं करना। रिएक्ट नहीं करेगा ये भी गलत है, नहीं करेगा तो उसका वन चाइना प्रिंसिपल के अगेंस्ट में हो जाएगा, नहीं और करेगा तो इधर से उसका इकोनॉमी और उसकी मिलिट्री डिट्रॉइट हो जाएंगी। जो रशिया यूक्रेन में रशिया के साथ में हुआ वही चाइना ताइवान में चाइना के साथ हो जाएगा। वो आ गया, दोनों भी तरफ से अटक गया, इधर जाओ या उधर जाओ, इधर खाई इधर कुआ। इसीलिए वो सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अभी, ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करोगे तो ऐसा ना। पर यूएसए मान रहा है कि कोई चीज को कुछ नहीं मान रहा और भेज रहा, और एक डेलीगेशन भेजने वाला है बोलते ताइवान में। और यूएसए चाह रहा कि चाइना ताइवान का डिस्प्यूट हो जाए। अब आया क्लैरिटी आपको, रशिया यूक्रेन और चाइना ताइवान का कैसा सिमिलर इशू है। देखो अगर अपन यूएसए और ताइवान के इंटरेस्ट की बात करें, एक मिनट से अगर उनका इंटरेस्ट लिंक कैसा है, पहला तो अगर मैं बताऊं, अगर ताइवान और यूएसए के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि यूएसए आज भी वन चाइना पॉलिसी पे स्टिक है, लेकिन ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू द चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, ड्यू टू द डायनेमिसिटी ऑफ पॉलिटिक्स, से उसने अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे गलवान वैली के बाद में इंडिया ने अपना एनवॉय अपॉइंट कर दिया वहां पे ताइवान में, अपन ताइवान से ज्यादा रिलेशंस बढ़ा लिए, अपन ताइवान को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट को क्या बोला उसके डेथ के बाद, मिस्टर डेमोक्रेसी। वैसे ही यूएसए क्या कर रहा, ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू द चैलेंज ऑफ चाइना टू यूएसए, ड्यू टू द फैक्ट दैट द चाइना बीइंग अ ग्लोबल कंटेंडर, अब यूएसए ने भी अपनी थोड़ा सा स्टैंड चेंज कर दिया। यूएसए ने अब क्या कर दिया, ताइवान के साथ में रिलेशंस बढ़ा दिए। और आर्म्स में देखोगे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन में ताइवान का सबसे बड़ा अला है यूएसए। इसके ऊपर चाइना ने कई बार ऑब्जेक्शन दिया कि आप आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई ताइवान को मत करो। ताइवान के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, आप यूएसए से आर्म्स एंड एम्यूनेशन की डील मत करो, लेकिन फिर भी उनकी डील कंटिन्यू। तीन एस्पेक्ट है जिसमें यूएसए और ताइवान के रिलेशन है। ऊपर जो लॉ, ताइवान के ऊपर जो लॉ है वो उसके अंदर डिफेंड करना पड़ेगा उसको ताइवान को। दूसरा डेमोक्रेसी है, बोल सकते हैं कि वहां पर भी डेमोक्रेसी है और यूएसए में भी डेमोक्रेसी है, तो यूएसए डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा। तीसरा कि भाई ताइवान का यूएसए सबसे बड़ा अलाय है डिफेंस में। इनफैक्ट ताइवान का यूएसए इकोनॉमिक एक्सपोर्ट्स में भी सबसे बड़ा अलाय है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे चाइना के साथ। मतलब अगर आप देखोगे तो ताइवान का वेस्टर्न इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है यूएसए के साथ। ताइवान को यूएसए के साथ में रिलेशंस मेंटेन रखना जरूरी है, बोल सकता हूं। अब आता मैं इंडिया पे, जैसे कि मैंने पहले बताया, चाइना ने इंडिया के साथ में कंसिडर किया है कि रिलेशंस,
वन इंडिया पॉलिसी कभी चाइना ने कंसिडर किया क्या? चाइना ने नॉर्थ ईस्ट में भी कंसिडर नहीं किया। कोई भी नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, इंडिया का होम मिनिस्टर हो, या कोई फॉरेन विजिट पे कोई आए, जैसे कि जापान का प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसको ऑब्जेक्शन लेता। चाहे नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट करता। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर डाला। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे उसने डेवलपमेंट चालू कर दिया। जब ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जब चाइना इंडिया की वन इंडिया पॉलिसी कंसिडर नहीं कर रहा, तो इंडिया वन चाइना पॉलिसी क्यों कंसिडर करेगा? इंडिया ने पहले कंसिडर किया था। इंडिया ही वो कंट्री है जिसने चाइना को सबसे पहले कंट्री रिकॉग्नाइज किया। उसने कंट्री है जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे पहले परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया ने सपोर्ट किया था। चाइना ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया इंडिया को मेंबर बनाने के लिए। रशिया ने अपोज नहीं किया, यूएसए ने नहीं किया, यूके ने नहीं किया, फ्रांस ने नहीं किया। अपोज किसने किया? वेटो किसने किया? चाइना। मतलब अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ऐसी बात होती है। इसी की वजह से चाइना इंडिया के रिलेशन डिटेरियोरेट हो रहे हैं। समझ में आ रहा? फिर क्यों इंडिया यूएसए को सपोर्ट नहीं करेगा चाइना के खिलाफ? फिर क्यों इंडिया ताइवान को सपोर्ट नहीं करेगा चाइना के खिलाफ? क्यों नहीं? जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कृष्ण भगवान ने बोले हैं शॉर्ट टर्म में फायदा लगेगा, शॉर्ट टर्म में आपको फायदा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट्स। तो अब ये समझ में आया, देखो इंडिया का स्टैंड ताइवान को लेके समझ में आया क्यों कर रहा। अब इंडिया कर क्या सकता, पॉजिटिव क्या है? ताइवान, देखो ताइवान और चाइना का जो इश्यू हो रहा है उससे इंडिया को क्या फायदे हैं? देखो अगर अब चाइना ने नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर किया, अगर अब चाइना ने एलएसी में इंटरफेयर ज्यादा किया, अगर अब चाइना ने ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज्यादा इंटरफेयर किया, अननेसेसरी इंटरफेयर किया, तो अब इंडिया क्या करेगा? ताइवान कार्ड। ज्यादा बातें किया तो सीधा ताइवान का पत्ता डालेगा। करता क्या बात? तू इधर कर, हम इधर करते। ईट का जवाब पत्थर से। अब ताइवान की वजह से इंडिया ईट का जवाब पत्थर से दे सकता उसको। तूने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया तो हम ताइवान में इंटरफेयर करेंगे, मैं बोल सकता? मतलब आप बोलते हैं जो ब्रिटिश ने बाउंड्री आपके और म्यांमार के बीच में किया तो वो सही है और हमारे साथ में गलत है, ये क्या बात होगी? मतलब अपने फायदे के लिए आप कुछ भी स्टैंड लोगे। जैसा इंडिया ऑलरेडी तिब्बत का कार्ड एक प्ले कर रहा था, इंडिया इंटरफेयर कर रहा था, वैसे इंडिया के हाथ में एक और सिक्का है ताइवान। अगर अब चाइना ने ज्यादा मच किया तो इंडिया, अगर अब ताइवान ने कुछ इंटरफेयर किया इंडिया के पर्सनल इश्यूज में, तो अब इंडिया क्या करेगा? ताइवान और तिब्बत में दोनों में साथ में इश्यू, ताइवान और तिब्बत में दोनों में साथ में इंटरफेयर करेंगे, बोल सकता मैं। दूसरा एलएसी का इशू, नॉर्थ ईस्ट का इशू और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इशू को टैकल करने के लिए भी इंडिया ताइवान का कार्ड प्ले कर सकता है। चाइना को कंटेन करने के लिए भी इंडिया ताइवान का कार्ड यूज कर सकता है, क्योंकि चाइना जो है अपना एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा। चाइना इज फॉलोइंग एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। अगर तो चाइना क्या कर रहा? इंडिया को एन सर्कल करने की कोशिश कर रहा। अगर आप देखोगे चाइना की करंट पॉलिसी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर से उसने पाकिस्तान पर डेट ट्रैप पॉलिसी में डाल दिया ताकि पाकिस्तान उसको हमेशा सपोर्ट करे और पाकिस्तान से उसने रिलेशन बढ़ा डाला। उसके बाद में नेपाल से किया, नेपाल को भी ज्यादा से ज्यादा लोन असिस्टेंस कर रहा, ज्यादा से ज्यादा एड दे रहा ताकि नेपाल उसके हिसाब से चले, और वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा और इंडिया के खिलाफ उसको भड़का रहा। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा हूँ, नॉर्थर्न साइड में नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा और म्यांमार में इंटरफेयर कर रहा। उसने म्यांमार में भी इंटरफेयर करना चालू कर दिया, म्यांमार में भी लोन असिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा दे रहा। बांग्लादेश से रिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा डाला उसने, कई जगह वो ऑब्जेक्शंस ले रहा। बांग्लादेश कई जगह नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो कई जगह चाइना ने उसको ऑब्जेक्शन लिया कि आप नॉर्थ ईस्ट में मत पार्टिसिपेट करो, तो ही हम आपको एड से सपोर्ट करेंगे, तो ही हम आपको लोन असिस्टेंस देंगे, तो ही हम आप में डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद में साउथ में श्रीलंका में आ गया, वहाँ हेम्बनटोटा जो पोर्ट है उस पोर्ट पे अभी डिस्प्यूट चालू है। तो श्रीलंका ने रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया कि जो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका फायदा दोनों कंट्री मत उठाओ बोले। चाइना का जो शिप थी, नेवल शिप थी, वो वहां आ रही थी पोर्ट पे, तो इंडिया ने उसको ऑब्जेक्शन लिया, तो श्रीलंका ने उसको रोक दिया। श्रीलंका ने बोला कि अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी आप यहाँ पर आपके शिप मत लाओ। इंडिया ने इसको ऑब्जेक्शन लिया क्योंकि श्रीलंका को इंडिया का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो आपको समझ में आ रहा, श्रीलंका में भी उसने डेट ट्रैप पॉलिसी किया। चाइना आज क्या कर रहा है? डेट ट्रैप पॉलिसी कर रहा है हर जगह पर।
इतना कर्जा दे देता कि अनसस्टेनेबल लोन हो जाता। वो अनसस्टेनेबल लोन यानी तुम लोन वापस रिपे नहीं कर पाते। जब कंट्री रिपे नहीं कर पाती तो उसको अपने टर्म्स पे नचाता, अपने हिसाब से डेवलपमेंट करता, तो तुम ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे। अफगानिस्तान अगर आपने कोई किसी को अपने एहसानों के नीचे दबा डाले तो वो आपको जवाब दे सकता है कि आप गलत होंगे, तो नहीं दे सकता। इसीलिए एक लाइफ में तुमने एक बात याद रखना, लेकिन थोड़ी कड़वी बात है बट ये सच्ची बात है जो मैं बोल रहा हूं। कोई भी इंसान से उतनी ही मदद लो जितनी तुम उसको कर पाओ, अभी या फ्यूचर में। इतनी मदद मत ले लो कि तुम कुछ कर ही ना पाओ, मतलब तुम उसको मदद उसको रिवर्ट बैक में तो कर ही ना पाओ, और फिर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो तुम उसको जवाब भी ना दे पाओ। मतलब आप इतना ऋण अगर आपने ले लिया, वो कर्जा टाइप हो जाता, मदद भी होता ही नहीं होता। एक पॉइंट पे या कोई ना कोई पॉइंट पे वो आपको कहीं ना कहीं बोल ही देंगे इंसान, है ही नहीं है, सच बात है। आपके साथ में कोई और डेट ट्रैक पॉलिसी कर लेगा, आपको डेट में अटका देगा पूरा, आपको रिमोट जैसा यूज करेगा, फिर गुड बट बोलेगा सच है या गलत है, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा मैं। चाइना को अपन एग्जांपल लेके देख सकते हो, ये चीज चाइना ने वही किया। आज श्रीलंका उसके ऊपर मुंह उठा के कुछ बोल सकता, नहीं बोल पा रहा। पाकिस्तान मुंह उठा के बात कर सकता, नहीं बोल पा रहा। कुछ टाइम में नेपाल की भी ऐसी परिस्थिति होते हुए दिख रही, म्यांमार में भी ऐसी करा उसने, बात कर सकता म्यांमार सर उठा के, चाइना से नहीं कर सकता। बांग्लादेश में भी वही स्ट्रेटेजी कर रहा अभी वो धीरे धीरे। आपको समझ में आ रहा? इसीलिए लाइफ में उतना ही एहसान लो जितना तुम उस पर कर पाओ। इतना एहसान मत लो कि तुम कुछ कर ही ना पाओ और वो तुम्हारे को रिमोट जैसा यूज करे। फिर उठ बैठ, इधर देख उधर देख, ये कर वो कर, और आपको करना पड़ेगा। आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे, ये सच्चाई है। कड़वी बात है पर चाहे कोई करे ना करे बात अलग है, बट ये कहीं ना कहीं आज की जो दुनिया है, आज जो कलयुग है, आज का जो टाइम है, यहाँ ऐसा होता। हर इंसान इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलता, हर इंसान वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलता, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, चाहे वो मैं हूं, आप हो। हर इंसान वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से चलता ही नहीं चलता। ये सच बात है, प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए लाइफ में एक बात याद रखना, अगर आपको कोई कुछ अति मदद कर रहा, अति एक्सट्रीम मदद जिसको बोलते हैं, आप मदद नहीं भी मांग रहे तो भी मदद करते हैं। शुभम बैठे हैं घर पे तो भी घर पे आके अरे शुभम लेना, रखना जेब में, कोई लोड मत ले दो, क्योंकि उसको मालूम है शुभम में पोटेंशियल है आईएएस बनने का, क्योंकि उसको मालूम है इस बंदे में पोटेंशियल है आईएएस बनने का। अभी देखो आपके साथ तो इतना होगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं, तो लोग आपको इतनी मदद करने की कोशिश करेंगे। कोई देखो दो टाइप के लोग रहेंगे। एक तो वो कैटेगरी के लोग रहेंगे जो आपको बनने देना ही नहीं चाहते, वो आपको रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब करेंगे, आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट करेंगे। इस टाइप के लोग रहेंगे। कैसे? एक तो बोलेंगे होता नहीं, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। किसका हुआ भाई जो तेरा होगा? अमरावती से तो होता ही नहीं, देखो मद्रास, दिल्ली, चेन्नई जाना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा तेरा, ऐसा स्टेटमेंट देंगे। नौकरी करने की उम्र में तू पढ़ाई कर रहा, ऐसा स्टेटमेंट देंगे। नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा, ऐसा स्टेटमेंट देंगे। इतने बड़े सपने देखना नहीं चाहिए, ऐसी बातें करेंगे। पहले चपरासी बन, फिर तहसीलदार बन, फिर कुछ कमिश्नर बन, फिर कलेक्टर बन, फिर सेक्रेटरी बन, ऐसी बातें करेंगे। सच है ये झूठ है? यस और नो? यस। एक टाइप के बोलूंगा। दूसरे टाइप के लोग क्या है? दूसरे टाइप के लोगों को लगा यार ये कितना भी रोकने वाला इंसान है ही नहीं है, अब करना क्या? उसको सपोर्ट करो, एक्सट्रीम सपोर्ट। एक्सट्रीम सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करना अच्छी बात है, एक्सट्रीम सपोर्ट करना गलत बात होती है। आपको इतनी मदद करेंगे वो जितनी आप चाहोगे भी नहीं, जितनी आपको जरूरत भी नहीं है। कुछ होना होगा तो मांग भाई, आपने नहीं भी मांगे तो फ्यूचर में क्या बोल सकता, मैंने तो बोला था तेरे को होना होगा तो मांग, तू नहीं मांगा, मेरी गलती है कि अब कर तू मेरा काम, अपन कह रहा था ऐसा। एक ये रहते, दूसरे कैसे रहते? फिर आपको मदद चाहिए, अगर आपको मॉनिटरी सपोर्ट लगा कर प्रिपरेशन में, आपको वर्क क्लास के लिए, कोई टेस्ट सीरीज के लिए, कुछ भी फ्यूचर में लगा, कहीं आपको जाना है दिल्ली, कहीं पे भी आपको मॉनिटरी सपोर्ट लगा,
आपने मॉनेटरी सपोर्ट उससे, हाँ अगर आपने किसी से मॉनेटरी सपोर्ट मांगे और बोलेंगे वापस देने की जरूरत नहीं, ऐसे लोग मिलते ही नहीं मिलते। कुछ लोग अच्छे रहते हैं बट कुछ लोग का इंटेंशन बराबर, वो आपको डेट ट्रैप पॉलिसी में अटकाना चाहिए। चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे बोला, उस चाइना को मालूम पाकिस्तान की औकात नहीं वापस पैसे देने की, फिर भी वो पैसे देते जा रहा उसको, और ले और ले और ले और ले। और अब क्या पोजीशन आ गई, अगर कभी चाइना और इंडिया की कभी डिस्प्यूट होता, कभी वॉर होता, तो अगर पाकिस्तान को नहीं भी पार्टिसिपेट करना है तो भी करना पड़ेगा। अगर बोलेगा, अगर अभी चाइना बोलेगा कि भाई मैं मेरी फोर्स वहां से उस फ्रंट से भेजता, तो ये मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इतना दब गया ऐसा हो कि तले वो चाहे। अगर आज श्रीलंका में डेट ट्रैप पॉलिसी उसने इतनी कर दिया कि श्रीलंका को बर्बादी करके छोड़ दिया, पूरा बीड़ा पार लगा डाला उसका। आज वो अपनी शिप, नेवल शिप भेज रहा, मना करने की ताकत है उसकी? अगर इसने मना को लाया मेरे को भेजना है, बोल क्या बोलता, चल पहले पैसे दे फिर बाद में बात कर। श्रीलंका बोलेगा ठीक है भेज दे, बाद में दे। क्या बोल सकता, सच है या गलत है? यस और नो? यस। रियलिटी लाइफ की, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, सोसाइटी लेवल पे हो, कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे हो, सब यही है। कोई सग्गा नहीं है आपका। रियलिटी बताता मैं आपको, कोई आपका रियल चाहने वाला 1 या 2 मिलेगा, चाहे आपके माँ बाप हो सकते हो। रियलिटी में माँ बाप हो सकते, लेकिन माँ बाप एक पॉइंट क्या सोचते हैं, ये बड़ा होगा, इसको मैं पैसे लगा रहा ताकि ये मेरे को बुढ़ापे में संभालेगा। माँ बाप है, उनको 2 बेटे, एक बेटे ने पहले बोल दिया कि मैं एक कौड़ी का सपोर्ट नहीं करूंगा। अज्यूम करो कि मैं तुम्हारे को कभी फ्यूचर में सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। उसकी रंगत ही अलग है, मतलब कहीं पे भी बाहर रह रहा, कोई केयर नहीं रहा, कोई हेल्थ का केयर नहीं रहा, कुछ नहीं। एक बेटा है फुल सपोर्ट कर रहा, बचपन से उसका समझ में आ रहा कि वो सपोर्ट कर रहा, बड़ा होते जाते। अभी से कुछ भी कोई चीज हुई तो पहले माँ बाप से शेयर करना, हर चीज में सपोर्ट करना, हेल्थ में आगे रहना, इकोनॉमिक इश्यूज में आगे रहना। तुम देखना दोनों भले ब्लड रिलेशन के रहेंगे, माँ बाप वो जो सपोर्ट करने वाला है उसी को सपोर्ट करेंगे एजुकेशन में, उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत कम चांसेस है, नेग्लिजिबल चांसेस है उसको सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है फ्यूचर में ये अपने को सपोर्ट करने वाला है। ये जो है, जो पहला वाला है, वो अपने को सपोर्ट करेगा। अगर उसने भी बोल दिया मैं सपोर्ट नहीं करता, बोलेंगे क्या फायदा, पैसे लगाएगा, एफडी करके नहीं चलाएंगे हमारे साथ। अच्छा ठीक है, तो मैं बोल सकता वेस्टेड इंटरेस्ट हो, चाहे इंटरनेशनल हो, सोसाइटी हो, इंडिविजुअल लेवल पे सब्जेक्ट का वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डेट ट्रैप पॉलिसी में कभी मत अटकना। और हम अगर सीधे हैं, हम अगर हॉनेस्ट है, हम अगर जेन्युइन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हम इसमें अटक जाएंगे, क्योंकि हम उस एंगल से सोचते नहीं कभी, पर सामने वाला वही एंगल से सोचते रहता। सही बात है, ये हमको समझ में नहीं आता। जब आप IAS बनोगे, आपके ऑफिस में सामने जाके चेयर पे पड़ी है, चल साइन कर इधर, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, यार था ना तेरे को सपोर्ट कर, टेंडर पे साइन कर, कॉन्ट्रैक्ट दे मेरे को, नहीं दिया तो 10 फोन करेंगे आपको, परेशान करेंगे आपको। ऐसे होते किससे? लाइफ में ऐसे रहते हैं जो आपको सपोर्ट करते समय ही बोल देते हैं कि तेरे को मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे को सपोर्ट करना, मेरा कुछ काम रहेगा तो कर देना भाई, बार फोन मत करने लगाना। ऐसे है, ये है लाइफ, कुछ नहीं कर सकते। हर चीज वेस्टेड इंटरेस्ट से चल रही है। इंडिया के पास में आज अपॉर्चुनिटी आ गई, ताइवान कार्ड और टिबेटन कार्ड। अगर इन केस चाइना ने अब POK में इंटरफेयर किया, नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर किया, तो अब इंडिया भी उसमें इंटरफेयर कर सकता। अब अगर अब चाइना इंडिया को एनसर्कल करेगा, एनसर्कल जैसे कर रहा, तो इंडिया भी उसको एक्शन दे सकता। अब बात करते इसके नेगेटिव क्या हो सकते। अब अगर डिस्टेबलाइजेशन होगा, रिलेशन सब कंट्री के डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हम आज देखें तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंटरकनेक्टिविटी का जमाना है, इंटरकनेक्टेडनेस। हर कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में रिलेशन है, हर कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का जो डिस्प्यूट हुआ, अगर आप नोटिस करोगे क्रूड ऑयल, इंडिया इसमें इन्वॉल्व था क्या रशिया यूक्रेन के इसमें? लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर से इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया की 80% इंडिया क्रूड ऑयल पे इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी। आज रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो सप्लाई चेन जितनी भी सब डिस्टर्ब हो गई, वॉर हुआ तो सब डिस्टेबलाइज हो गया था, पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इकोनॉमिक टेंशन भी जनरेट हो गए। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? महंगाई बढ़ेगी।
और क्रूड ऑयल हर जगह यूज होता, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता, वेजिटेबल ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज अ फ्यूल यूज होता, तो सब जगह फिर कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि उनके फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेंगी तो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. ऑल्दो इंडिया वाज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन रशिया यूक्रेन वॉर, बट इंडिया गॉट सफर्ड बाय. भले वैसे ही कल जाके अगर ताइवान और चाइना का अगर रिलेशन खराब हो, ताइवान और चाइना के बीच में अगर वॉर हो, इस टाइप से सिचुएशन हो जाए, तो वापस से फिर इकोनॉमी हिट होंगी सब कंट्रीज की, इंडिया की भी हिट होंगी. अगर आपको बताऊं मैं, ताइवान स्ट्रेट जो है, जो ताइवान और चाइना के बीच में जो स्ट्रेट है, उसके बीच में वर्ल्ड का 20% वहां से सप्लाई होता. अगर इन फ्यूचर वो चीज डिस्टर्ब हो गई तो वहां से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा. चाइना आज वर्ल्ड में काफी इकोनॉमिक पावर है. आज वर्ल्ड में चाइना के ऊपर कई कंट्रीज का इंपोर्ट डिपेंडेंसी है. फॉर एग्जांपल इंडिया ही पकड़ लो, फार्मास्यूटिकल पे इंडिया आज चाइना पे 70 to 80% डिपेंडेंट है. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, सेमीकंडक्टर चिप्स पे आज इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पे. और सेमीकंडक्टर चिप क्यों का जरूरत है इंडिया को? क्योंकि इंडिया आईटी सेक्टर में इंडिया बहुत आगे है. तो अब अगर रिलेशन डिटेरियोरेट होंगे तो इंडिया पे इम्पैक्ट होगा ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा. इंडिया की इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हो जाएगा. क्योंकि अगर कभी भी रिलेशन डिटेरियोरेट होते हैं तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, डिस्टेबलाइज होने की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हैं. जब इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे तो डॉलर बाहर जाएगा इंडिया के, डॉलर बाहर जाएगा तो वापस से फिर महंगाई बढ़ जाएंगी. मतलब इंडिया के फेवर में है क्या ये वॉर होना? इंडिया को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है. ऑलरेडी पैंडेमिक हो चुका है, पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी सफर कर रही है वापस से, और यूक्रेन रशिया हो गया, वापस से होगा तो और ज्यादा इकोनॉमी सफर करेंगी. सबसे ज्यादा आप कभी इमेजिन नहीं करते, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेमैन ने ज्यादा सफर किया है. वर्ल्ड लेवल पे आज महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने की वजह से आज सबसे ज्यादा हर्ट कौन होता, सबसे ज्यादा सफर कौन करता? लेमैन. आम आदमी सबसे ज्यादा सफर करता उससे. दूसरी बात, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ईस्ट एशिया में जनरेट हो जाएंगे, वापस से फिर ग्रुपिंग हो जाएंगी. इसमें सब अलग अलग ग्रुप तैयार हो जाएंगे. ग्रुपिंग होंगी क्या नहीं होंगी? फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ में कुछ कंट्री चल जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान चल जाएगा, रशिया चल जाएगा. ताइवान के साथ में कुछ कंट्रीज चल जाएंगी, जैसे कि यूएसए चल जाएगा, इंडिया जा सकता. फिर ऑटोमेटिकली जो अलग अलग ग्रुप में उनके भी आपस में रिलेशन खराब हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल रशिया अगर चाइना के ग्रुप में, इंडिया अगर यूएसए के ग्रुप में, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि भाई इंडिया और रशिया के भी रिलेशंस पे इफेक्ट हो जाएगा उससे. चाइना ताइवान इशू के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? तो पहली बात तो ये है कि चाइना खुद वॉर में इन्वॉल्व होने के पहले 100 बार सोचेगा. क्यों? कि चाइना जितना पहले ग्लोबलाइज कनेक्टेड था उससे कई ज्यादा अभी है. अगर चाइना के ऊपर कोई डिपेंड है तो चाइना भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है. चाइना में कई चीजों के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, वेजिटेबल्स, इसके लिए दूसरे कई कंट्रीज पे डिपेंडेंट है उसका. देखो पहले के जैसा सिचुएशन नहीं है कि एक कंट्री में वॉर होगा उसी के कंट्री में उसी के बाउंड्री पे इफेक्ट रहेंगे. अभी ऐसी परिस्थिति है क्या? एक कंट्री में होना यानी इनडायरेक्टली दूसरे कंट्री पे उसके इफेक्ट होना. आज यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ, यूक्रेन की वजह से आज यूक्रेन वर्ल्ड का, यूक्रेन और रशिया अगर मिलाओ तो 80% व्हीट यूक्रेन और रशिया से आता. मालूम है आपको वर्ल्ड में सप्लाई जो होता है व्हीट 80% यूक्रेन और रशिया से आता है. स्पेशली यूक्रेन की जो इकोनॉमी है बेसिकली व्हीट के ऊपर ही बहुत ज्यादा है. तो आज यूक्रेन में डिस्टर्बेंस होने के, आप एक छोटी सी कंट्री देखो, आप उसमें डिस्टर्ब हुआ तो व्हीट का पूरा सप्लाई डिस्टर्ब हो गया था पूरे वर्ल्ड लेवल पे. स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में डिस्टर्ब हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है वो. अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, वहां तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गए. क्यों? दूसरी बात, इंडिया शुड ट्राई टू कर्टेल टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज. बट अगर ये टेंशन इंडिया भी कर्टेल नहीं कर पाया, इंडिया टिबेट कार्ड और ताइवान कार्ड को प्ले कर सकता है पीओके को बैलेंस करने के लिए. तो अपन फ्यूचर प्रोसेस में क्या कर सकते हैं? पहला तो देखो, चाइना विल टेक वेरी कॉशियस अप्रोच. चाइना इतने जल्दी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि चाइना को मालूम है कि चाइना पहले से बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है. चाइना की डिपेंडेंसी बहुत सारे कंट्रीज पे बहुत ज्यादा है. जैसा चाइना के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है, वैसे चाइना भी कई कंट्रीज पे डिपेंडेंट है. तो चाइना आज इकोनॉमी में जो इतना आगे निकल रहा है, कई हद तक के चाइना पीछे आ जाएगा. तो चाइना इतना आसानी से इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा. एक बात. दूसरी बात, इंडिया को एज ए लीडर बोल के उभरने का मौका है. जैसा इंडिया ने रशिया यूक्रेन में ट्राई किए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ट्राई किए थे, रशिया यूक्रेन के मुद्दे में ट्राई किए थे. उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन करने की कोशिश किए थे और कई हद तक के कुछ बातें आगे बढ़ी भी थी.
वैसे ही इंडिया चाइना ताइवान में एक रोल प्ले कर सकता है, कैटलिस्ट ऑफ पीस का, मतलब पीस के लिए वो एक ना कुछ समझौता बीच में कर सकते हैं आगे बढ़कर, ठीक है। तीसरा एक एंगल ये हो सकता कि आज इंडिया के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी ये है, जैसे चाइना ने अगर पीओके में इंटरफेयर किया, चाइना ने अगर नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर किया, तो इंडिया ताइवान कार्ड और तिब्बत कार्ड को उसको बैलेंस करने के लिए यूज कर सकता है।